फिल्म की शुरुआत में हमें यूएसए के प्रेसिडेंट का एक इंटरव्यू दिखाया जाता है जिसमें उनसे एक्सकॉप प्रोग्राम के बारे में पूछा जाता है। दरअसल एक्सकॉप एक ऐसी कंपनी है जो सरकार के लिए एआई और रोबोटिक का इस्तेमाल करके आधुनिक हथियार बना रही है और उनकी ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी गड़बड़ी की वजह से वो हथियार काबू से बाहर हो गए। यहाँ तक कि उन हथियारों से कंपनी के सीईओ जैक की भी मौत हो चुकी है। हालांकि प्रेसिडेंट से जब ये पूछा जाता है कि इसने अब तक कितने लोगों की जान ली है तो प्रेसिडेंट इस सवाल को टाल कर वहाँ से चले जाते हैं। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक्सकॉप ने कई सारे ऐसे आधुनिक हथियार बनाए जिनकी मदद से अमेरिका किसी भी युद्ध को आराम से जीत सकता था और मेन सिस्टम में किसी साइबर वायरस की वजह से वही हथियार अब हर जगह आम लोगों को मार रहे हैं, जिसमें आधुनिक गन्स, वॉर ड्रोन्स और ऐसे एआई ट्रांसमीटर शामिल है जो किसी भी इंसान के दिमाग से जुड़ सकते हैं। साथ ही इस चीज ने कुछ मरे हुए इंसानों को बदलकर एक चलती फिरती मशीन में बदल दिया है जिन्हें मारना बहुत मुश्किल है क्योंकि उनके ऊपर आम गोलियों का कुछ खास असर नहीं होता, जिन्हें ही साइबॉक्स कहा जाता है। साथ ही वो बहुत ही खतरनाक भी है जो अगर किसी के पीछे पड़ जाए तो उसे मारकर ही दम लेते हैं। वहीं ये साइबॉक्स और सभी अपनी आप से ही एआई की मदद से चल रही थी, इसलिए उन्होंने वायरस के प्रभाव में बेकाबू होकर पूरी दुनिया के 90% इंसानों को खत्म कर दिया, जिससे अब बस गिने चुने लोग ही जिंदा बचे। अब अगले सीन में हमें मारिया को दिखाया जाता है जिसे पास में किसी साइबॉक्स के होने का एहसास होता है, इसलिए वो गाड़ी रोककर अपने स्पाई कैम की मदद से छिपकर देखने लगती है, जिससे उसे दिखाई देता है कि एक आदमी और एक लड़की किसी से बचकर भागने की कोशिश कर रहे हैं जिनके पीछे असल में एक वार्डन लगा हुआ था। इसी बीच वहाँ पर एक साइबॉग भी आ जाता है जो आधा इंसान होता है और उसके हाथ में एक अजीब तरह की आधुनिक गन लगी होती है। उस साइबॉग को देख वो आदमी उस पर बिना रुके गोलियां चलाने लगता है पर उस साइबॉग को इन गोलियों से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, उल्टा वो अपनी गोली से लड़की का भेजा उड़ा देता है और फिर वो उस आदमी को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। अब उनके जाने के बाद मारिया उस जगह की छानबीन करने लगती है और वहीं जो सब कुछ समय पहले घटा वो सब उसने अपने स्पाई कैम में रिकॉर्ड कर लिया था। यहाँ मारिया को अब एक ड्राइव पड़ी हुई मिलती है जो एक्सकॉप कंपनी की थी, जिसे लेकर मारिया सीधे अपने कैंप में आती है जिसमें सिर्फ 11 लोग ही रहते थे। इनमें मारिया के अलावा इनका कैप्टन शॉ, हैकर स्टीव, कमांडो जॉन और रॉबर्ट, फीमेल कमांडर स्टेला, एक सोल्जर विक्टर और इनके 4 और लोग भी मौजूद थे जिन्हें मारिया ने इस कैंप में शरण दी थी। दरअसल मारिया ने जब लारा नाम की एक बच्ची को देखा तो वो उसे उसके माता पिता और एक और आदमी नेम टोनी को यहाँ ले आई जो लारा के परिवार के साथ ही था। वहीं अब जब मारिया के द्वारा लाई हुई ड्राइव को स्टीव जब चेक करता है तो उन्हें एक्सकॉप कंपनी के सीईओ जैक की बहन एमी के बारे में पता चलता है जो उसी दिन मारी गई थी जब ये सारे हथियार बेकाबू हुए थे, लेकिन जैक अब भी जिंदा है। साथ ही उसकी मौजूदा लोकेशन के बारे में भी इन्हें पता चल जाता है, इसलिए सभी फैसला करते हैं कि हमें किसी भी तरह जैक को यहाँ लाना होगा क्योंकि उसी ने इन हथियारों और साइबॉक्स की टेक्नोलॉजी को बनाया है जिससे उसे इन साइबॉक्स की कमजोरी के बारे में पता होगा। दरअसल अभी तक सारी दुनिया यही मानती थी कि जैक भी अपने बनाए हुए हथियारों का शिकार हो गया था, लेकिन जैक के जिंदा होने की खबर सुनकर मारिया में थोड़ी उम्मीद जागी थी कि उसकी मदद से अब इन साइबॉक्स को खत्म किया जा सकता है। इसी बीच में हमें रॉबर्ट और स्टेला को दिखाया जाता है जिन्हें शो विक्टर के साथ साइबॉक्स के ठिकाने पर जाकर जैक को लाने का ऑर्डर देता है और इसके पहले स्टीव इन लोगों को जैक के बारे में हर छोटी बड़ी चीज बताता है जिसे इन्हें लेकर आना था। आप शो की ऑर्डर मिलते ही रॉबर्ट, विक्टर और स्टेला जैक को लेने के लिए निकल पड़ते हैं, जिसके बाद तीनों एक गोदाम में पहुंचते क्योंकि यहीं पर जैक की आखिरी लोकेशन उस ड्राइव से मिली थी। यहाँ उन्हें कई सारे साइबॉक्स दिखाई देते जो सभी डीएक्टिवेटेड स्टेट में थे। उन सभी के बीच से होते हुए रॉबर्ट और स्टेला जैक तक किसी तरह से पहुंचते पर जब विक्टर उन्हें देखने के लिए आगे बढ़ता है तो जैक उसे पकड़कर उसके गले पर उसी का चाकू रख देता है क्योंकि उसे लग रहा था कि ये लोग उसे मारने के लिए आए हैं। इस पर स्टेला और रॉबर्ट जैक को समझाते हैं कि हम तुम्हें मारने नहीं बल्कि यहाँ से निकाल कर अपने साथ ले जाने के लिए आए हैं। और अब दोनों की बात पर विश्वास करके जैसे ही जैक विक्टर को छोड़ता है तो तभी विक्टर गुस्से में जैक की तरफ गन तान देता है जिसे फिर रॉबर्ट और स्टेला किसी तरह समझाकर वहाँ से बाहर भेज देते हैं। वहीं अब जब जैक अपने पैर की रस्सियां काट ही रहा होता है तभी उन्हें एक साइबॉग मशीन की आवाज
जाती है, जिसे सुनते ही जैक उन्हें खबर करता है कि अब तुम्हारा दोस्त नहीं रहा, यानी कि विक्टर साइबॉर्ग का शिकार बन गया। वो सभी अब चाहे भी तो कुछ कर नहीं सकते थे, इसीलिए अब जैक को आजाद करवाने के बाद रॉबर्ट और स्टेला आगे बढ़ने लगते हैं, पर उनका सामना अब उसी साइबॉर्ग से हो जाता है जिसने विक्टर की जान ली थी, जिस पर अब दोनों भी बचाव में गोलियों की बौछार कर देते हैं, पर आखिर में साइबॉर्ग ही रोबोट की जान ले लेता है। इसके बाद अब स्टेला और जैक गाड़ी में बैठकर जैसे ही निकलने वाले होते हैं, वैसे ही एक दूसरा साइबॉर्ग जाते हुए स्टेला को गोली मार देता है, जिससे वो बुरी तरह घायल हो जाती है। जैक अब स्टेला के बताए अनुसार उसे किसी तरह से लेकर कैंप में पहुंचता है, जहां स्टेला को घायल देख मारिया उसका इलाज करने की कोशिश करती है, जिससे उसे थोड़ी राहत पहुंचती है, पर अभी वो काफी कमजोर थी, इसलिए मारिया उसे आराम करने के लिए छोड़कर शॉ के पास जाती है, जो स्टीव के साथ मिलकर जैक से पूछताछ कर रहा था। यहाँ कैप्टन शॉ जैक पर बरसता है कि आज तुम्हारी बनाई मशीन्स की वजह से 90% इंसानी आबादी खत्म हो चुकी है। मन तो करता है कि मैं तुम्हें यही गोली मार दूं, लेकिन तुम इन मशीन्स को बंद करने का रास्ता भी जानते होगे, तो बताओ कि आखिर इन मशीन्स को कैसे बंद किया जाए। आप शॉ की बात पर जैक ये जवाब देता है कि जो कुछ भी हुआ उसमें ना तो मेरी कोई गलती थी और ना ही मैं ऐसा कुछ चाहता था। तुमसे ज्यादा तो मैं चाहता हूँ कि ये मशीन्स बंद हो जाए और इंसान फिर से धरती पर बिना किसी डर के रहे। वो सभी को समझाता है कि हर साइबॉर्ग मशीन एक अलग रिसीवर से जुड़ी हुई है, यानी कि रिसीवर को नष्ट करके हम सिर्फ एक ही मशीन को खत्म कर सकते हैं, लेकिन ये सभी रिसीवर्स किसी एक सिग्नल से कनेक्टेड है, इसलिए अगर हम उस सिग्नल को ही नष्ट कर दे तो ये सारी मशीन या साइबॉर्ग्स रुक जाएंगे। इस बार अब शॉ फिर से सवाल करता है कि हम सीधा मेन कमांडर सेंटर को ही क्यों नहीं उड़ा देते, जिस पर जैक समझाता है कि यही तो मुसीबत है, क्योंकि किसी अनजान चीज ने इन साइबॉर्ग्स का सिग्नल कमांड सेंटर से हटाकर किसी दूसरी जगह पर कर दिया है, जिसका पता हमें वॉर्डन्स के ड्राइव डेटा से लग सकता है। इसलिए किसी तरह अगर हम उस ड्राइव को हासिल कर ले तो मैं उसमें छिपे कोड के जरिए सिग्नल का पता लगा लूंगा। जो जानकारी मिलते ही कैप्टन शॉ जैक और मारिया को सुबह होते ही इस काम के लिए निकलने को कहता है। अब इसके बाद मारिया लारा के पास उसे सुलाने के लिए जाती है, जिस दौरान हमें ये जानने को मिलता है कि मारिया की भी लारा जैसी एक बेटी थी जिसे वो बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसे वॉर्डन्स ने मार दिया, तभी से वो इन साइबॉर्ग मशीन के खिलाफ लड़ रही है। अब अगले दिन मारिया और जैक सबसे पहले खाली जगह पर रेडियो रख देते, जिसकी फ्रीक्वेंसी कैच करके वहाँ एक वॉर्डन आकर इन पर हमला करने लगता है, जिसे मारिया एक झटके में उड़ा देती है, जिसके अंदर से इन्हें एक ड्राइव मिलती है, जिसे जब जैक क्रैक करता है तो उसमें इन्हें किसी जगह के कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं। सभी को लगता है कि उन्हें सिग्नल का पता चल गया, लेकिन स्टीव इन्हें बताता है कि ये यहीं के कोऑर्डिनेट्स है, यानी कि वो ड्रोन इन्हें ढूंढ निकालने की एक चाल थी, और अब देखते देखते वहाँ कुछ साइबॉर्ग्स आकर उन पर हमला कर देते, जिस बारे में जानते सभी अपने हथियार लेकर उनका सामना करते, पर इससे कोई फायदा नहीं होता। उन साइबॉर्ग्स को एक खरोच तक नहीं आ रही थी। इसी दौरान मारिया लारा और टोनी को बंकर में जाकर छिपने के लिए कहती है, लेकिन तभी एक ग्रेनेड के फटने से शॉ की मौत हो जाती है। साथ ही बेचारी घायल स्टेला भी इस लड़ाई में शामिल होने की कोशिश करती है, लेकिन उसे भी साइबॉर्ग्स मार देते। अब जॉन अकेली पूरी ताकत से साइबॉर्ग से लड़ रहा था, जिस दौरान जैक को एक तरकीब भी सूझती है। वो मारिया से कहता है कि अगर हम इन साइबॉर्ग्स के सेफ हाउस यानी कि जहाँ से तुम मुझे छुड़ा कर लाई थी वहाँ जाकर देखे तो शायद हमें कुछ मिल जाए, लेकिन इस पल मारिया को लारा की काफी फिक्र होती है, पर उसे जैक और स्टीव के साथ लारा को किस्मत के भरोसे छोड़कर जाना ही पड़ता है। वहीं जॉन काफी बहादुरी के साथ उनमें से एक साइबॉर्ग को किसी तरह खत्म कर देता है, लेकिन दूसरा साइबॉर्ग उसे मौका फिर से नहीं देता, इसलिए फिर वो बिना देरी किए जॉन की जान ले लेता है। वहीं साइबॉर्ग्स को लारा और टोनी के बारे में नहीं पता था, पर टोनी और लारा उन्हें सीसीटीवी की मदद से देख सकते थे। दूसरी तरफ मारिया, जैक और स्टीव साइबॉर्ग्स के ठिकाने पर पहुंच जाते, जहां उन्हें एक दरवाजा दिखाई देता है, जिसके अंदर जाने पर इनको कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क दिखाई देता है, जिसे देखते ही स्टीव काम पर लग जाता है, लेकिन काफी देखने के बाद भी उसे कुछ नहीं पता लगता, क्योंकि यहाँ भी इन मशीन्स के सिग्नल के बारे में कोई जानकारी नहीं मौजूद थी। इससे अब जैक को समझ नहीं आता कि आखिर इन साइबॉर्ग्स को कैसे बंद किया जाए। वो सब ये सोच ही रहे थे कि तभी वहाँ एक साइबॉर्ग आ जाता है, जो आते ही स्टीव की जान ले लेता है। फिर वो जैक को भी मारने की कोशिश करता है, जो देख मारिया उस साइबॉर्ग पर अंधाधुंध गोलियां चलाती है, जिससे अब वो साइबॉर्ग मारिया को मारने के लिए आगे बढ़ता है। जिसी मौके का फायदा उठाकर जैक एक तलवार से उस साइबॉर्ग का सर धड़ से अलग कर देता है। दूसरी ओर अब हमें शॉ दिखाया जाता है, जिसका आधा शरीर धमाके से उड़ चुका था, पर फिर भी वो जिंदा होता है।
वो एक साइबॉग को मारने की कोशिश भी करता है, लेकिन दूसरा साइबॉग उसकी जान आखिर में ले ही लेता है, जो सब लारा और टोनी बंकर से देख रहे थे। यहाँ शॉ की मौत देखकर लारा की चीख निकल जाती है, जिससे दोनों भी साइबॉग्स को उनका पता चल जाता है। जिसके बाद जब वो नीचे आते तो उनमें से एक को तो टोनी मार गिराता है और दूसरा उसकी जान भी ले लेता है। और फिर जैसे ही वो लारा की तरफ बढ़ता है, ये सीन यहीं कट हो जाती है। अब अगले सीन में हम मारिया और जैक को देखते, जो दोनों भी एक दूसरे कमरे में पहुंचते, जहाँ जैक को अपनी बहन एमी दिखाई देती है, जिसे ट्रांसमीटर की मदद से केबल से जोड़ा गया था। यानी कि वो वैसे तो मर चुकी थी और उसे साइबॉग बनाया जा रहा होता है। आप केबल को निकालती एमी अपने भाई जैक से कहती कि तुरंत उस लाल बटन को दबा दो, इससे सभी मशीन और साइबॉग्स वहीं रुक जाएंगे। और इससे पहले कि जैक कुछ समझ पाता, उसे सामने स्क्रीन पर प्रेसिडेंट दिखाई देते, जिससे अब मूवी का क्लाइमेक्स रिवील होता है। दरअसल ये सब किसी वायरस का नहीं बल्कि प्रेसिडेंट का ही किया जा रहा है। वही दुनिया को फिर से शुरू करके इस पर राज करना चाहता था, इसलिए उसने ये सब किया। ऊपर से अगर ये लाल बटन दबा भी दिया गया तो जैक अपनी बहन को तो खो ही देगा और इससे सिर्फ यहाँ के कुछ साइबॉग्स खत्म होंगे। बाकी दुनिया भर में फैले साइबॉग्स इसके बाद भी जिंदा रहेंगे, क्योंकि जिस मेन सिग्नल को वो ढूंढने आए थे वो यहाँ नहीं है। वहीं अब उसकी इतना कहती एमी एक साइबॉग में बदलकर अपने भाई को ही मार देती है, जो देख मजबूरी में मारिया को एमी के सर को धड़ से अलग करना पड़ता है। और इसके बाद भी एमी जिंदा थी, जो अब भी इवल स्माइल दे रही थी। जिसके साथ ही यहाँ एक दूसरा साइबॉग आ जाता है, जो मारिया को उस बटन को दबाने से रोक रहा था। ये देख अब घायल जैक उस साइबॉग पर फायरिंग करके उसका ध्यान भटकाता है, जिस मौके का फायदा उठाकर मारिया तुरंत उस बटन को दबा देती है, जिससे यहाँ मौजूद सभी साइबॉग्स तुरंत डीएक्टिवेट होकर रुक जाते। यहाँ तक कि वो साइबॉग जो लारा को मारने वाला था, लेकिन रुकने से पहले साइबॉग ने जैक की जान ले ली थी। इसलिए अब अकेली बची मारिया वहाँ से बाहर आती है, जो सीधा अपने कैंप में पहुँचती है, जहाँ वो लारा को जिंदा देखकर काफी खुश होती है। जिसके बाद ये दोनों उस जगह से गाड़ी में बैठकर निकल जाती है, क्योंकि अभी उसने सिर्फ एक ही लड़ाई जीती है, बाकी पूरी जंग तो अभी बाकी है। अब इस मूवी की एंडिंग को देख के तो ऐसा ही लगता है कि इसका दूसरा पार्ट जरूर बनेगा, पर अभी तक वो रिलीज नहीं हुई है। जो जैसी रिलीज होगी मैं आपके लिए उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।